है हाइड। लास्ट टॉपिक क्या किया था हमने? कुछ डाउट है आपको लास्ट उसमें? सेलेनियम पाइथन मैनुअल टेस्टिंग। हम आरटीएम मैंने दिया था, आप लोगों ने ट्राई किया बनाने का टेम्पलेट से? आरटीएम का टेम्पलेट तो आप जैसे सॉस जेमो, इससे आरटीएम का टेम्पलेट मैंने आपको बताया था, इसमें होगा। टेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ाया था ना मैंने, इसमें दिखाया था आपको। ये था। ये वाला। नहीं नहीं, इसका एक्सेल नहीं है इसका, डिफरेंट टेम्पलेट है। ठीक है, इस टेम्पलेट को आप यूज कर सकते हो, मतलब इसकी एक जैसे होना सकती है, इसमें कोई हार्ड कोड रूल नहीं है। ये डिपेंड करता है हम अपनी अपनी कंपनी में किस तरीके से बेसिकली रिक्वायरमेंट को ट्रेस कर रहे हैं। तो इसके मल्टीपल हैं आपके पास। आप आरटीएम टेम्पलेट करके सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टेम्पलेट मिल जाएंगे, किसी को भी आप एक फॉलो कर सकते हो। एक बनाना आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों उसको बनाना होता है। स्टेप्स आपको कंपनी से मिलेंगे ज्यादातर। ठीक है, ये तो एक रफ डिजाइन है, इस तरीके से थोड़ा डिटेल में होते हैं। तो आपको जब भी आप काम करो तो आपको ऐसा ना लगे यार ये आरटीएम क्या होती है, मैंने तो पढ़ी नहीं है, बनाई नहीं है कभी। तो एक आपके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये भी इस तरह से भी चीजें टेस्टिंग में होती हैं। ठीक है, हमने टेस्ट मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया था। हमारा लास्ट टॉपिक है डिफेक्ट ट्रैकिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। डिफेक्ट क्लियर है? डिफेक्ट क्या होता है? अभी आपको क्लियर होगा कि डिफेक्ट होता क्या है, क्या होता है, किस चीज को हम डिफेक्ट कहते हैं बेसिकली। अगर आप अभी तक आपको क्या समझ में आया, डिफेक्ट हम किस चीज को बोलते हैं? हाँ, कहीं पे भी हमारा एक्चुअल जो रिजल्ट है, जो वेबसाइट रिजल्ट दे रही है, वो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट से अलग है। ठीक है, दिस मीन्स वो क्या है, डिफेक्ट है। बग, इंडस्ट्री में इसको बग भी बोलते हैं। इनफॉर्मल नेम ऑफ ए डिफेक्ट विच मीन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट। सेकेंड, बग्स इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डेफिनेशन है, while testing the application or executing the task, the test engineer may get the expected result as per the requirement, and the bug that has various names in different company। कहीं पे हम एरर बोलते हैं, इश्यूज, प्रॉब्लम, फॉल्ट, मिस्टेक, आपको डिफेक्ट या बग ही मिलेगा। ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में। अब इसका रीजन क्या है? रॉन्ग कोडिंग। कि अगर गलत कोडिंग कर दी गई है, जब हम कोडिंग करते हैं तो बहुत सारे लॉजिक उस पर लगते हैं, अगर वहां पे कुछ मिस्टेक हुई है डेवलपर के एंड से, रॉन्ग कोडिंग। दूसरा, मिसिंग कोडिंग, अगर कोई पीस ऑफ कोड डेवलप करना था वो चीज नहीं किया, उस वजह से। दूसरा, एक्स्ट्रा कोडिंग, कभी कोई मॉड्यूल था जो हमें ऑन नहीं करना था, या ऑन हो गया, या वो एप्लीकेशन नहीं दिखानी थी वो भी दिख गई, तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा कोडिंग। ऐसा नहीं है कि हमने अगर कस्टमर ने 10, ठीक है, कस्टमर ने हमें अगर टेक्स्ट बॉक्स दिया है, उसका टेम्पलेट दिया, तो उसमें 10 टेक्स्ट बॉक्स थे और उसमें 12 आ रहे हैं, तो हम उसको पास कर देंगे? नहीं, वो एज पर रिजल्ट नहीं है। क्लाइंट ने 10 बोले हैं तो उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, एडिशनल भी नहीं होना चाहिए। ये चीज क्लियर है? Extra coding means the developer developing the extra feature which are not required according to the client requirement। हो सकता है वो उसको हाइड करने, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रॉन्ग और मिसिंग कोडिंग तो आप तुरंत डिटेक्ट कर लोगे यार ये है। एक्स्ट्रा कोडिंग में आपको कंफ्यूजन होगी तो वो भी डिफेक्ट है। ठीक है, अगर अब आपको डिफेक्ट मिल गया, टेस्ट केस आपने रन किया, टेस्ट केस बना लिया आपने, टेस्ट केस को आपने रन किया। ठीक है, रन करने के बाद अगर आपको डिफेक्ट मिल गया, फिर आप क्या करोगे? ठीक है, तो उसको लॉग किया जाता है। लॉग मीन्स उसको, लॉगिंग का मतलब होता है रिपोर्टिंग करना, कि हम बता रहे हैं, कि सबको बता रहे हैं कि हम
हमें एक डिफेक्ट मिल गया है और उसको ठीक करना है, तो उसका एक प्रोसेस है। ठीक है, पहले तो बग ट्रैकिंग टूल, हम कहाँ पे रिपोर्ट करें। कुछ कंपनीज टूल्स का यूज करती है, हमने जीरा यूज किया था ना, जीरा ही यूज करके, जीरा को हम डिफेक्ट लॉगिंग के लिए भी यूज करते हैं, कि हम जीरा पर डिफेक्ट रेस कर देंगे, टिकट रेस कर देंगे। ठीक है, हम सिर्फ डिफेक्ट रेस करते हैं, वो आगे जाके अप्रूव होकर उसका टिकट बन के दूसरे को असाइन हो जाता है। क्लियर। अब ये प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं, वो हमें समझ। टूल हम कोई भी यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो है सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी। सीवियर, अब इसको कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि ये टेस्ट केस में जो P1 P2 लिखा था वो यहीं से आता है। ठीक है, सीवियर मतलब कि डिफेक्ट का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। क्लियर है। तो डिफेक्ट का जो इम्पैक्ट होता है S1, S2, स्टेटस S3 और S4। S1 सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल डिफेक्ट, उसके बाद S2, उसके बाद S3, उसके बाद S4। सीवियरिटी मतलब जिस डिफेक्ट का इम्पैक्ट ज्यादा है, उससे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरा होता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि हमें कौन सा डिफेक्ट जल्दी सही कराना है। इसमें भी P1, P2, P3, P4। इम्पैक्ट कम है लेकिन उसको सही पहले करवाना है, कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, प्रायोरिटी मतलब इस डिफेक्ट को जो हमने रेस किया है, हम चाहते हैं कि पहले कौन सा डिफेक्ट ठीक हो। अगर 10 डिफेक्ट हमने, या हमें 150 डिफेक्ट मिल गए, तो पहला डेवलपर किसको ठीक करे। ठीक है, तो जो प्रायोरिटी होती है इसमें सीवियरिटी भी आ जाती है, कि जो सीवियर जाता है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। एक तरफ से हम इंडस्ट्री में ज्यादा प्रायोरिटी यूज होती है, सीवियरिटी यूज नहीं होती। ठीक है, कि जो सीवियर है उसको हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो P1 हम किसको बोलेंगे, P2, P3, P4। P1 की डेफिनेशन होती है ब्लॉक लेवल, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल डिफेक्ट। जो किसी भी फंक्शनैलिटी, कोई फंक्शनैलिटी चल रही है, वो चलना बंद हो जाए। साइन इन कर रहे थे, साइन इन होना बंद हो गया। फॉरवर्ड पासवर्ड कर रहे थे, फॉरवर्ड पासवर्ड होना बंद हो गया। ऐड टू कार्ट होना बंद हो गया, पेमेंट होनी बंद हो गई। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ P1। ये चीज क्लियर हो गया। P1 डिफेक्ट कौन से हैं, जिनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। P1 अगर डिफेक्ट, मेरी वॉइस क्लियर है सबको, ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, P1 का मतलब है ब्लॉक लेवल, अगर कोई फंक्शनैलिटी ही चलना बंद हो गई, ठीक है, उसको हम बोलते हैं P1 डिफेक्ट। P1 का मतलब होता है कि जो इमिडिएटली इसको बैठ के सेम डे में, अगर किसी टेस्टर ने P1 डिफेक्ट लॉक कर दिया, मैनेजर को उसमें डाल दिया, मैनेजर का काम है कि सेम डे में, आज के आज इसको सही करना है विथ इन 24 आवर्स। ठीक है, तो डेवलपर, कभी कभी P1 डिफेक्ट अगर इंपॉर्टेंट टाइम पे आ गया, तो डेवलपर को वहीं पे बैठना होता है, लेट नाइट वर्क करना होता है, या पूरा फुल डे उसको वर्क करना पड़ता है। ये ऐसा डिफेक्ट है जो 24 आवर्स के अंदर सही होना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बारी क्लास में मैंने दिया है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ऐसे डिफेक्ट की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती। सपोज आप हॉस्पिटल में हो, ठीक है, दो पेशेंट आए, ठीक है, एक का एक्सीडेंट हुआ है, काफी ज्यादा एक्सीडेंट हो गया है, दूसरा बहुत बीमार है, दैट इज फीवर है, वॉमिटिंग है। ठीक है, डॉक्टर वहां पे है, तो पहले आप किसको प्रायोरिटाइज करोगे, ये क्वेश्चन आपके लिए, किसको करोगे, कौन आंसर करेगा, एक्सीडेंट वाले को। अगर दो डिफेक्ट एक जैसे आ गए, दो एक्सीडेंट वाले आ गए, ठीक है, दोनों एक्सीडेंट आ गई, इसका काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रखी है, ठीक है, इसमें फ्रैक्चर है, तो आपको पता है कि हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं, फ्रैक्चर है, हमने डिटेक्ट कर लिया है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे दिया, लेकिन जो ब्लीडिंग है, जब काफी इंपॉर्टेंट हो गया है इसके लिए, यहाँ पे हमें तुरंत एक्शन लेना है। क्लियर। अगर पैरेलली कर सकते हैं हम, तो पैरेलली करेंगे। तो ये डिपेंड है, तो प्रायोरिटी इतनी इंपॉर्टेंट है।
ये डिसाइड कौन करेगा? एकदम डॉक्टर तो आके नहीं करेगा ना। जो नर्सिंग टीम होगी या जो भी फर्स्ट टीम होगी जो पहले उसको देख रही होगी, वो डिसाइड करेगा कि पहले किसको होना चाहिए, ये उसका काम है। सेम वे में इंडस्ट्री में टेस्टर का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कौन से डिफेक्ट को P1 बनाना है, कौन से डिफेक्ट को P1 P2 बनाना है। P1 डिफेक्ट मतलब पूरी टीम को सेम डे में ही उसको काम करके देना पड़ेगा। फिर आते हैं P2 डिफेक्ट, 2-3 दिन में, ठीक है, इसको सही करना है। ये P1 P2 डिफेक्ट होते हैं क्रूशियल डिफेक्ट या इंपॉर्टेंट डिफेक्ट, जो फंक्शनैलिटी तो काम कर रही है, बस उसका कोई एक पार्टिकुलर कंपोनेंट काम नहीं कर रहा। जैसे पेमेंट काम कर रहा है, ठीक है, पेमेंट का तरीका क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो आप, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, आप यूपीआई से कर सकते हो, ठीक है, आप वीजा से कर सकते हो, और भी हैं मल्टीपल ऑप्शन। बाकी सारे चल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड जो 2020 से पुराने हैं, कुछ ऐसे हैं वहां पे गड़बड़ हो रही है। ये किस टाइप का डिफेक्ट हो गया? P2। इसके में भी कैटेगरी आ गई, ठीक है। या यूपीआई चल रहा है, कुछ बैंक का कुछ रीजन का नहीं चल रहा है, आप पूरी तरीके से वहां पे ब्लॉक नहीं हो, ठीक है, लेकिन तो एक मेन फंक्शन नहीं चल रहा, इंपॉर्टेंट चीज नहीं चल रही जिससे आपको नुकसान हो रहा है। P3 उससे कम, उससे कम जैसे यूपीआई 18 बैंक का यूपीआई है, 18 अलग अलग बैंक का यूपीआई, किसी एक पार्टिकुलर बैंक का यूपीआई कभी कभी एरर आ रहा है, किसी पार्टिकुलर अमाउंट पे या कहीं पे कुछ एरर आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो P3 और डीपनेस जो होते हैं। P4 होते हैं कॉस्मेटिक डिफेक्ट, तो बोलते हैं कॉस्मेटिक डिफेक्ट। कॉस्मेटिक डिफेक्ट मतलब कि जो लेआउट में ग्रीन आना चाहिए, से कलरफुल होता है कि यहाँ पे ये जो बटन है ये ठीक नहीं आ रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ और इसमें दिक्कत हो रही है, ग्रीन आना चाहिए था, येलो आना चाहिए था, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन है। और मतलब दिखने में जो डिफेक्ट होते हैं, इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा फंक्शनैलिटी में, लेकिन आ रहा है। जैसे सपोज करो, अगर हम कोई वेबसाइट को ओपन करें, तो यही है, यहाँ पे लोगो आना चाहिए था, लोगो तो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सपोज करो हम इंग्लिश में क्लिक करें, अब यहाँ पे यूजर बहुत कम जाता है, तो यहाँ पे कोई एक लैंग्वेज है जिसमें थोड़ा सा कुछ और इशू आ रहा है, कि कैपिटल बनाए स्मॉल आ रहा है, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक डिफेक्ट होते हैं। फंक्शनैलिटी काम कर रही है, पुर्तगीज में वो काम कर रहा है, बट इंग्लिश कैपिटल आना चाहिए था, वो स्मॉल आ रहा है। छोटे मोटे डिफेक्ट जो हम थोड़े से देर में कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? तो प्रायोरिटी आपको समझनी है कि डिफेक्ट की प्रायोरिटीज होती है। टेस्ट केस में कैसे डिफेक्ट होते हैं? जिन टेस्ट केस के फेल होने से P1 आ सकता है, वो टेस्ट केस P1 हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? कि जो भी आप टेस्ट केस लिख रहे हो, तो अगर वो टेस्ट केस बंद हो जाता है, पहला बंद फेल हो गया टेस्ट केस, तो उसको फेल होने से वो कौन सा टाइप का डिफेक्ट रेज करेगा? P1 P2 P3 P4 P5। क्लियर? ये चीज क्लियर है? P3 मतलब सब टॉपिक्स में। सपोज मेरी, ऐसे मैंने आंसर दिया कि यूपीआई फंक्शनैलिटी चल रही है, 18 अलग अलग बैंक की है, और किसी एक बैंक में प्रॉब्लम आ रही है, मेन का भी एक मेन पार्ट। क्लियर? उसको आप क्या कर सकते हो? P3 कर सकते हो। ये चीज क्लियर है? तो टेस्ट केस में कब लिखते हैं हम प्रायोरिटी? डिफेक्ट में तो लिखते हैं, टेस्ट केस में भी लिखते हैं। वो टेस्ट केस जो P1 आपने लिखे हैं, वो टेस्ट केस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। P1 P2 टेस्ट केस, तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि अगर हम सारे टेस्ट केस चला रहे हैं किसी फीचर पे, एटलीस्ट P1 P2 तो सारे पास होने चाहिए, तभी हम उसको आगे भेजेंगे। छोटे माइनर डिफेक्ट है, हम उसको बाद में फिक्स कर सकते हैं। तो ये भी स्ट्रेटजी होती है रिग्रेशन में। जब हम रिग्रेशन, मैंने पढ़ाया था कि रिग्रेशन का अलग से सूट बनाते हैं, जहाँ पे इम्पैक्ट चेक करते हैं, फीचर नंबर 1 का इम्पैक्ट,
बहुत सारे डिफेक्ट उसमें आया, तो फीचर हमने वन वन बनाया, और इसका डिफेक्ट फीचर 4 और फीचर 5, फीचर 6 पे आ रहा है। ठीक है, इनके कौन से टेस्ट के चलाएं? P1 P2 चला लें पहले तो, एटलीस्ट ये पास हो जाएंगे, तो हमें लगेगा कि बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। कोई छोटे मोटे डिफेक्ट आ रहे हैं तो हो सकता है कुछ और इंटरनल चेंज हो। ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, दूसरा, अब जैसे हमने डिफेक्ट लॉक कर दिया, ठीक है, तो डिफेक्ट के भी स्टेटस होते हैं। क्लियर? स्टेटस मतलब कि जैसे लाइफ साइकिल होती है ना, टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ऐसे डिफेक्ट की लाइफ साइकिल होती है। जब आप न्यू डिफेक्ट बनाओगे तो उसका जो स्टेटस होगा, ठीक है, वो स्टेटस क्या रहेगा? न्यू। अब न्यू स्टेटस मतलब, जैसे मैंने कोई टेस्ट केस लिखा है, इसमें जैसे मैंने एक फोल्डर बना दिया किसका, और यहाँ पे कहीं डिफेक्ट, ठीक है, तो हम यहाँ पे डिटेल लिख रहे हैं सपोज डिफेक्ट की, तो हमें डिफेक्ट मिल गया, डिफेक्ट सीरियल नंबर 1 की जगह दूसरा डिफेक्ट, डिफेक्ट आईडी कभी कंपनीज में ऑटोमेटिक क्रिएट होती है सॉफ्टवेयर में, जैसे ही आप दूसरे डिफेक्ट की एंट्री करोगे तो अपने आप क्रिएट कर देगा, पोस्ट 002। ठीक है, डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन, आपको बताना है कि डिस्क्रिप्शन क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूजर लॉग्ड इन इवन आफ्टर एंटरिंग इनकरेक्ट क्रेडेंशियल, कि यूजर ने क्या किया, हमारी वेबसाइट थी, यूजर ने क्या किया, अपनी वेबसाइट में गलत लॉग्ड आउट यूजर से लॉगिन करने की कोशिश की। ठीक है, अब यहाँ पे एरर आने की वजह से अभी तो नहीं कर पा रहा है, एरर आने की वजह से क्या हुआ, एरर भी आया और वो लॉगिन भी कर गया। ठीक है, तो ये क्या डिफेक्ट है, तो हमें इसको लॉक करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यूजर एबल टू लॉग इन विदाउट एंटरिंग आफ्टर एंटरिंग इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड, और कौन सा डेटा आपने यूज किया है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है देना, कि आपने कौन सा डेटा दिया है। क्यों? क्योंकि जो उसको रेप्लिकेट करेगा, जो सही करने की कोशिश करेगा, पहले वो अपने सिस्टम पे इसको जनरेट करेगा डिफेक्ट को, सो बोलते हैं डिफेक्ट को रेप्लिकेट करना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको प्रॉपर टेस्ट डेटा देना है। दूसरा, कौन सा बिल्ड सर्वर पे, क्यूए सर्वर पे टेस्ट किया है, प्रोडक्शन पे टेस्ट किया है, कौन से सर्वर पे डिफेक्ट आया है, वो मेंशन करना है यहाँ पर। दूसरा, फिर कौन से ब्राउजर में किया है, फिर इसकी प्रायोरिटी क्या है, डिफेक्ट लॉक किसने किया, अगर मैंने किया तो मैं अपने नाम से करूंगा। ठीक है, बग ट्रैकिंग, बग ट्रैकिंग की अभी डिफेक्ट किसकी बकेट में है, भाई मैं इसको बताऊंगा, और बग का स्टेटस। ठीक है, सपोज मैं ये डिफेक्ट को लॉक कर रहा हूँ, दूसरा डिफेक्ट, बिल्ड सर्वर ब्राउजर, सपोज ऑल ब्राउजर पे आ रहा है, तो आप ऑल ब्राउजर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। P1 डिफेक्ट मैं लॉक कर रहा हूँ, सपोज भारत, बग ट्रैकिंग अभी मेरे पास ये है भारत, और स्टेटस है इसका न्यू। ठीक है, जैसे ही आप डिफेक्ट लॉक करते हो, यही सेम स्क्रीन आपके मैनेजर को दिखती है, उसे पता लगता है यार ये डिफेक्ट आ गया है, ये डिस्क्रिप्शन है। क्लियर? तो वो पहले मेरे को अपने स्क्रीन पे दिखेगा, जैसे ही मैं लॉक करूंगा मैनेजर की स्क्रीन पे भी आ जाएगा। मैनेजर क्या करेगा, इसको असाइन करेगा किसी को। ठीक है, साइन करेगा, असाइन मतलब वो किसी को देगा सही करने के लिए, तो वो यहीं से डेवलपर को दे देगा। ठीक है, तो उसने राहुल को दे दिया ठीक करने के लिए, और उसका स्टेटस कर दिया असाइंड। इसका मतलब क्या हो गया, कि डिफेक्ट राहुल को असाइन हो गया जो डेवलपर है,
वो इसको सही करेगा। क्लियर? तो राहुल जब इस डिफेक्ट को उसके स्क्रीन पे जैसे ही उसको टैग करेंगे, तो राहुल की स्क्रीन पे ये डिफेक्ट दिखने लगेगा। ये काम कौन कर रहा होता है? कोई भी हम सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे होते हैं, तो बार बार आपको हमें एक्सेल पे आना पड़ता है, वरना टूल पे दिखता है। ठीक है, टूल पे कैसे दिखता है? जैसे जीरा, जीरा मैंने दिखाया था आपको। तो जब भी आप बैकलॉग चेक करोगे, ठीक है, यहाँ वो डिफेक्ट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे आपको डिफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, टू डू आपके टू डू में आ जाएगा। क्लियर? यहाँ से इसका स्टेटस भी चेंज करता है, अभी मैं एक बार बाद में दिखाऊंगा इसको। क्लियर? जो भी आपको असाइन करेगा वो उसके असाइनमेंट पे दिख जाएगा। अभी ये डिफेक्ट मेरे को असाइन है, ये टास्क मेरे को असाइन है। इस तरीके से असाइनमेंट होता है। इसका स्टेटस क्या हो गया? असाइंड। जब राहुल इसमें काम करना स्टार्ट करेगा, वो उसको क्या कर देगा? ओपन। ओपन का मतलब क्या है? कि वो इस डिफेक्ट में काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ही उसने फिक्स कर लिया, अब हो सकता है 2 दिन लगे, 4 दिन लगे। ठीक है, स्टेटस क्या कर दिया? अब इसने फिक्स्ड, डिफेक्ट फिक्स्ड कर दिया। फिक्स करने के बाद वो बिल्ड चलाएगा, बिल्ड चला के इसको डाल देगा रीटेस्ट। ठीक है, रीटेस्ट। तो वहां से जो भी मैनुअल टेस्टर होगा, वो क्या करेगा? उसको यहाँ पे असाइन हो जाएगा। सपोज राकेश ने लॉक किया था या मैंने लॉक किया था, तो मुझे असाइन हो जाएगा। और मुझे पता है ये रीटेस्ट के लिए है, क्योंकि एक डिफेक्ट नहीं होता, 150 डिफेक्ट होते हैं, तब एक से ज्यादा डिफेक्ट होते हैं। तो कौन सा किस स्टेट पे, अब तभी ये हेल्प करता है। अभी तो एक ही डिफेक्ट दिख रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि हम बार बार क्यों चेंज कर रहे हैं। जब बहुत सारे डिफेक्ट होंगे तभी पता नहीं लगेगा कौन सा किसके पास है, क्या करना है उस डिफेक्ट में। तो इसमें क्लियरली पता है कि भारत को इसको रीटेस्ट करना है। रीटेस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा? अगर ये पास हो गया, ठीक हो गया सब कुछ, वेरीफाई लिख के इसको क्लोज कर दूंगा। को लिखूंगा वेरीफाइड, इसका स्टेटस करूंगा वेरीफाइड। ठीक है, और इसका स्टेटस बाद में मैं क्लोज कर दूंगा। मतलब डिफेक्ट आया था, उसकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन होगी कि डिफेक्ट आया था, इस तारीख को इसके पास गया था, वहां से इसने इसको असाइन किया था, भारत ने इसको वेरीफाई किया, वेरीफाई करके इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी साइकिल है। साइकिल में क्या क्या और हो सकता है? कि मैंने क्या किया? रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद मुझे डिफेक्ट अब भी लग रहा है कि अब भी डिफेक्ट है, अभी भी ठीक नहीं हुआ, मैं उसको रीओपन कर दूंगा, दोबारा से रीओपन करके इसको दे दूंगा डेवलपर को, जो ठीक कर रहा था इसको। ठीक है, अब वो क्या करेगा? वो इसको दोबारा ओपन करेगा, चेक करेगा कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, रिजेक्टेड डेफर नॉट ए बग। उसके पास मल्टीपल स्टेटस होता है, कि वो ये बोल सकता है कि ये ऑलरेडी कहीं किसी और ने भी रेस किया है, ये डुप्लीकेट है, तो उसका स्टेटस डुप्लीकेट करके इसको क्लोज कर देगा। क्लियर? रिजेक्टेड, जो आप डिफेक्ट लॉक कर रहे हो ये तो डिफेक्ट ही नहीं है, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है, क्लियर? ये डेफर, डेफर का मतलब होता है कि ये जो डिफेक्ट है ये ऐसे फिक्स नहीं हो सकता, कोई और फंक्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड है, जब वो ठीक हो जाएगी अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब इसको हम बाद के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, डेफर कर रहे हैं, आगे के लिए कर रहे हैं। तो इसको आगे ठीक करेंगे, अभी हम इसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट ए बग, ये बग ही नहीं है, कि आपने जो रेस किया ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये बग नहीं है। अलग अलग स्टेटस होते हैं, आपको कंपनी बता दिया जाएगा कि हम कौन कौन सा क्या क्या चीजें यूज करते हैं। तो ये किसकी साइकिल है? बग की लाइफ साइकिल है, कि जब आप बग रेस करोगे तो इस लाइफ साइकिल में फॉलो करेगा। ये चीज क्लियर हुई? तो आपको अब प्रैक्टिस करनी है, डिफेक्ट का टेम्पलेट बनाना है अपने टेम्पलेट में। ठीक है, यूजर नेम, अब इसको एक बार और देखते हैं। डिफेक्ट की आईडी, डिस्क्रिप्शन, टेस्ट डेटा, इन्वायरमेंट, ब्राउजर, प्रायोरिटी, डिफेक्ट लॉग्ड बाय, बग ट्रैकिंग और स्टेटस, ये टेम्पलेट आपको भरना है। ठीक है, और अब आप जब आप टेस्ट केस लिखोगे, अब वहां पे जो P1 P2 लिखते थे ना, ऐसे P1 P2 रैंडमली नहीं लिखने, आपको अपना डेटा देखना है और अपना टेस्ट केस देखना है।
ये आपका वो टेस्ट केस कितना इंपॉर्टेंट है, क्या वो P1 कैटेगरी में आता है या P2? अगर वो मेन फंक्शनैलिटी को चेक कर रहा है, P1। अब इसमें नंबर नहीं होता कि कितने P1 होने चाहिए, कितने P2 होने चाहिए, ऐसा कोई नंबर नहीं। हो सकता है सारे इंपॉर्टेंट है तो सारे P1, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, या सारे P2 है तो सारे P2 हो सकते हैं। क्लियर? डिपेंड करता है फंक्शनैलिटी कैसी है। ये क्लियर हो गया? इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, तो ये थे टेस्टिंग के डिटेल्स। कुछ इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको डिस्कस करते हैं। टॉपिक सारे क्लियर हो गए हैं? ठीक है। हम्म। 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 नहीं, कुछ नहीं करना है। नहीं 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 नहीं, उसके पास एक स्क्रीन होती है, आपके पास एक स्क्रीन होती है। ठीक है, जैसे हम मेल करके इन्फॉर्म करते हैं ना, तो वैसे ही एक स्क्रीन होती है। आप डेवलपर को नहीं करोगे, आप किसको करोगे? मैनेजर को टैग करोगे। ठीक है, जैसे ही आप टैग करोगे ना, उनके पास सॉफ्टवेयर में प्रॉम्प्ट चला जाता है कि यू हैव बीन टैग, और उसको उसके टाइमलाइन पे वो दिखेगा। जहाँ पे जैसे व्हाट्सएप करते, जैसे बेसिकली व्हाट्सएप करते हैं ना, तो हमने उसके चैट बॉक्स में जाके लिख दिया। तो यहाँ पे हम चैट बॉक्स में जाके नहीं लिखते, उनको टैग करते हैं, तो उनको प्रॉम्प्ट मिलता है कि ये मैसेज आया है। ठीक है, एक डिफेक्ट रेज हुआ है, आपका नाम उसमें, तो मैनेजर उसको देखेगा क्या डिफेक्ट है, कैसे लॉक किया है। फिर वो, अगर वो QA मैनेजर है, ठीक है, और उसको दिख रहा है डिफेक्ट वैलिड है, तो वो किसको टैग कर देगा आगे? टेक लीड के मैनेजर को लॉक कर देगा, टैग कर देगा उसमें। तो फिर टेक लीड क्या करता है? अपने डेवलपर को देखेगा, उनको पता है मेरा कौन सा डेवलपर किस फीचर में काम किया, ये किसने काम किया है। ठीक है, तो वो अपने डेवलपर को टैग कर देगा उसमें। और ये सारी चीजें आपको इसमें दिख रही होंगी, आपके उसकी हिस्ट्री बन रही होगी, आपको उसमें दिख रहा होगा। ठीक है। नहीं नहीं, एक्सेल शीट तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए की है, क्योंकि हमारे पास अभी पूरा प्रोजेक्ट नहीं है ना। वरना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपको पूरा प्रोजेक्ट सेटअप मिलेगा, ये प्रोजेक्ट है, ये फाइल है, इसके ऊपर टैग करना है, ये करना है, मल्टीपल लोगों की टीम होती है वहाँ पे। ठीक है, कि अंदर जो ऑप्शन मिलेंगे, जो आपको रिपोर्ट करना है, जो इंपॉर्टेंट काम क्या है? रिपोर्ट करना। उसमें जो डिटेल्स फिल होंगी वो इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रोसेस हो सकता है किसी कंपनी में चेंज हो, बट जो रिपोर्ट, जो काम है आपका, वो आपको मैं सिखा रहा हूँ कि आपको इस तरीके का काम मिलेगा। हो सकता है किसी कंपनी में, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, टूल का यूज ना करती हो, तो बहुत सारी कंपनी एक्सेल का भी यूज करती है। तो हमने एक एक्सेल बना दी, जैसे गूगल की एक ड्राइव शेयर कर दी, आप उसमें जाके डिफेक्ट लॉक कर दो, सबको उसमें जाके चेक करना है। क्लियर है? उस तरह से भी होता है, बहुत की कंपनी में ये एक्सेल भी यूज होता है। बट जब ज्यादा चीजें हो जाती हैं, तो एक्सेल को मेंटेन करना, फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है। और इस तरह के फीचर नहीं होते एक्सेल में कि टैग करो तो मैसेज चला जाए। वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर में होती है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाँ, उसमें कम्युनिकेशन की बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो मल्टीपल लोगों को टैग कर सकते हैं, फीचर कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप है। नॉर्मल SMS भी कर सकते हैं, लेकिन हम व्हाट्सएप का ज्यादा यूज करते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। एक भी बार मल्टीपल लोग को चला जाएगा, मैसेज का प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ठीक है, कुछ रिप्लाई कर सकते हैं, उसमें दिखेगा। वो सारी चीजें, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? हाँ, जीरा पे मैं दिखाऊंगा आपको अभी। इसके बाद हम जब टास्क बनाएंगे, ठीक है, अभी जीरा पे मैं दिखाऊंगा आपको प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, उसके यूजर स्टोरी कैसे बनेंगी, उसके अंदर टास्क कैसे बनेंगे। ठीक है, फिर टेस्ट केस बनाने हैं आपको, सेम एक्सेल के टेस्ट केस में आपको उसे बना के दिखाऊंगा। फिर उस टेस्ट केस को रन करना है। रन करने के बाद डिफेक्ट आएगा, और डिफेक्ट के बाद डिफेक्ट जब लॉक करोगे, तो कैसे दिखते हैं, तो एक क्लास इसकी मैं लूंगा। ठीक है। ठीक है, अभी आपके सारे टास्क कंप्लीट नहीं हुए, अभी हमारा वो रह गया है। उसके बाद एक बार हम डेटाबेस टेस्टिंग कर लें। ठीक है, उसके बाद हम इस पे करेंगे, क्योंकि
टास्क में आपकी डीबी टेस्टिंग भी आती है, तो सारे टास्क हम सीख रहे हैं। जैसे टास्क क्या क्या होगा, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग का आपका टास्क बनेगा कि आपको टाइम दिया जाएगा, रिक्वायरमेंट को पढ़ो समझो। टेस्ट सिनेरियोज आइडेंटिफिकेशन, तो ये टास्क हो गया आपका कि आपको 4 घंटे मिलेंगे, इसमें आप सिनेरियोज को ढूंढोगे। ठीक है। 12 घंटे आपने ले लिया टेस्ट केस क्रिएशन, कि मुझे ये फीचर के 12 घंटे टेस्ट केस बनाने के लिए चाहिए। ठीक है। टेस्ट डेटा प्रिपेयर करना, आपने एक टास्क बना दिया यूजर स्टोरी, उस स्टोरी के अंदर टास्क बना दिया कि इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट डेटा प्रिपेयर कर रहा हूँ। फिर रन करने के लिए आपने 15 घंटे ले लिया, 20 घंटे ले लिया, मेरे को इतना टाइम रन करने के लिए चाहिए। तो जो जो टास्क आप करते रहोगे वो फिनिश करते रहोगे, तो मैनेजर को पता लगता रहेगा यार कितना टाइम उसमें रह गया, कितना काम और होना है। ट्रैकिंग के लिए बेसिकली होता है। ठीक है। तो अभी हम ये टास्क टेस्ट के वाले कर लिए, डेटाबेस के टास्क कर लें, फिर हम यूजर स्टोरी पे आएंगे, तो कंप्लीट यूजर स्टोरी आप फिनिश कर सकते हो। क्लियर। ठीक है। तो हमने डिफेक्ट पढ़ लिए। अब अदर टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, मतलब आपको समझाने के लिए कि और कौन कौन से टाइप की टेस्टिंग होती है। ठीक है। हमने डिस्कस किया था रिग्रेशन टेस्टिंग, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है। जब हम टेस्टिंग करते हैं किसी फीचर की, सपोज हम 4-5 महीने से बहुत सारे फीचर्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, उनको मैनेज करके सिंक कर रहे हैं डेवलपर या प्रोडक्शन टूल पे। क्लियर है। तो हम 3 महीने में, 4 महीने में रिग्रेशन करते हैं, यहाँ पे हम सारे टेस्ट केस, ऑल इंपॉर्टेंट टेस्ट केस को अलग अलग कंपनी में होता है, जैसे सारे P1 P2 रन कर रहे हैं या P1 P3 रन कर रहे हैं, पूरी टीम बैठ के ये रिग्रेशन सूट को रन कर रही होती है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रोसेस होता है। क्लियर। अलग अलग टीम का। रिग्रेशन का मतलब ये हमने क्या बना दिया, एक ऐसा फोल्डर बना दिया, सारे टेस्ट के जो P1 P2 थे वहां पे पेस्ट कर दिए, और उन सारे टेस्ट केस को हम पास फेल करके देख रहे हैं। जब वो पास हो जाएंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि सारे इंपॉर्टेंट फीचर हमारे प्रॉपर चल रहे हैं, तो कहीं कोई ऐसा ग्लिच नहीं। दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। स्मोक टेस्टिंग पहले भी समझाया था, बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग होती है, बिल्ड को वेरीफाई करना। सैनिटी, ठीक है, परफॉर्म ऑन ए स्टेबल बिल्ड एंड इट आल्सो नोन एज वेरिएंट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग। जो माइनर कोड चेंजेस होते हैं वहां पे हम सैनिटी करते हैं। सेम मॉड्यूल में अगर हमें इम्पैक्ट चेक करना है तो सैनिटी। डेटाबेस टेस्टिंग, कंपनी में का हर कंपनी का अपना डेटाबेस होता है, यहाँ पे भी आपकी वेबसाइट का डेटा जाके सेव होता है सर्वर पे। तो सर्वर पे जाके आपको लॉगिन करना होता है और क्वेरी लिखनी होती है, डेटाबेस की क्वेरीज लिखनी होती है। उन क्वेरीज के बेस पे आपको सारा डेटा रीड करके चेक करना होता है कि वेबसाइट से आपने कुछ डेटा बनाया, वो डेटाबेस में प्रॉपर जाके सेव हुआ नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि बीच में बहुत सारा कोड वर्क करता है, तो वो कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज आपको चेक करनी होती है। क्लियर। नेक्स्ट है एडॉक टेस्टिंग। कभी कभी आप रैंडम टेस्टिंग करते हो, कोई टेस्ट केस नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, सिर्फ गोरिल्ला टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, कि एक फीचर से दूसरे फीचर ऐसे ही करके देख रहे हो आप, एप्लीकेशन को ब्रेक करके देख रहे हो। ये सारी टेस्टिंग अदर टाइप ऑफ टेस्टिंग में आती है। अदर टाइप ऑफ टेस्टिंग मतलब यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम, जो मेन टेस्टिंग होती है उसके अलावा भी हम इस टाइप की टेस्टिंग करते हैं। क्लियर। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स, मल्टीपल टूल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे टेस्ट मैनेजमेंट टूल, बग ट्रैकिंग टूल। टेस्ट मैनेजमेंट टूल मतलब पूरे प्रोजेक्ट को सिंक्रोनाइज करने के लिए टूल्स। बग ट्रैकिंग टूल जैसे जीरा, बगजिला की हम बात करें। ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स यूज होते हैं, सेलेनियम, ठीक है, साइप्रस, बहुत सारे, कैटलॉन के टूल हैं, परफॉर्मेंस के टूल हैं। तो अब एक एक करके आते हैं, उस पर मैंने दे रखा है डिटेल। टेस्ट मैनेजमेंट टूल,
तो प्रैक्टिस टेस्ट, टेस्ट मॉनिटर, क्वालिटी सेंटर या जीरा, इसमें आप सारे क्या कर सको, शेड्यूल कर सको, प्लान कर सको। तो आप एक्सेल में, वर्ड में ना करके कहाँ कर रहे हो, उस टूल पे कर रहे हो, तो थोड़ा सा काम आसान कर देता है। सेम बग ट्रैकिंग के लिए आता है, वीरा बड़ा फेमस है इसके लिए, बगजिला बड़ा फेमस है। ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये सारे ऑटोमेशन टेस्टिंग के टूल हैं। मेजरली 90% सेलेनियम या 70-80% सेलेनियम चलता है। बाकी टूल कुछ कुछ इंडस्ट्री यूज करती है, बहुत कम यूज करती है, बाकी नाम बहुत कम सुनने में आते हैं। सेलेनियम से ज्यादा यूज होता है। सेलेनियम में आजकल सेप्रेस आ गया, जावास्क्रिप्ट का कैटलॉन आ गया है, वो भी टूल यूज होते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल, कुछ ये टूल्स हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, मल्टीपल साइट पे टेस्टिंग के लिए ब्राउजर स्टैक और सॉस लैब्स, इस टाइप के टूल्स यूज होते हैं। यूनिट टेस्टिंग, जो डेवलपर्स टेस्ट करते हैं, अपने यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं, उसके लिए एन यूनिट, जे यूनिट, टेस्ट एनजीएस का यूज करते हैं। मोबाइल टेस्टिंग, मोबाइल को जब हम ऑटोमेशन टेस्टिंग से चेक करते हैं तो ये टूल्स हमें सीखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डेप्थ है, पूरा मतलब इकोसिस्टम है इसका, अलग अलग है। मैनुअल में तो जितना हमें सिखाया वो उतना है, उसके अलावा भी अगर आपको आगे जाके सेलिंग और टेस्टिंग सीखनी होती है, जैसे ऑटोमेशन सीखनी होती है, मैनुअल के बाद आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के लिए आप सेलेनियम सीखते हो। इसमें एपीआई नहीं लिखा है, आजकल एपीआई टेस्टिंग आ गई है कि आप ऑटोमेशन के साथ साथ, मैनुअल के साथ साथ आप और आगे जा रहे हो, एक और फीचर सीख रहे हो, तो क्या है, एपीआई टेस्टिंग। ठीक है, या फिर आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग में जाना है तो आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आगे सीख सकते हो। तो आपका जो होता है, लर्निंग का बढ़ता ही जाता है कि आपको इसकी भी नॉलेज है, उसकी भी नॉलेज है। बेसिक नॉलेज है वो मैनुअल आपको देता है, बाकी आप उस पर कोई भी नॉलेज ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग के इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। एक बार इनको आप रीड करना, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, टेस्ट केस वर्सेस टेस्ट सिनेरियोस, ये टीम वे में इंटरव्यू में पूछे जाएंगे आपसे। व्हाट इज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, व्हाट इज इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एसजीएलसी एसटीएलसी में फर्क क्या होता है। फिर आपको ये थ्योरी हेल्प करेगी। इसके अलावा कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं रिटन टेस्ट में, वो यहाँ पे दिए। एक बार गो थ्रू करना, किसी को भी किसी क्वेश्चन पे डाउट है, ये सैंपल्स हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट्स से बना रखें, तो आपको नोट्स नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि नोट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? कुछ एमसीक्यूज हैं, इनको आप पढ़ के ट्राई कीजिएगा। इंटरव्यू क्वेश्चंस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, टेस्ट इन्वायरमेंट, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स क्या होता है, टेस्ट केस, टेस्ट सिनेरियो क्या होते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, बग, टेस्ट प्लान क्या होता है, टेस्ट रिपोर्ट क्या होती है, सैनिटी टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी सॉफ्टवेयर टेस्टर शुड हैव। ठीक, आपको क्या लगता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, पहले तो नोट्स पढ़ने हैं, फिर ये क्वेश्चंस इस तरीके से आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ जाते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ठीक है, एजाइल हमने कर लिया। ठीक है, तो मैनुअल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ लिया है। क्लियर? अब हमारा जो सेकंड पोर्शन है वो है डेटाबेस टेस्टिंग। क्लियर है? ठीक है, डेटाबेस टेस्टिंग, मैं इसको रिकॉर्डिंग को